अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने और सुनने वालों को खुश आमदीद। मैं हूं मोहम्मद मुस्तफ़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। इस वक्त जो दुनिया में एक बड़ी अहम डिबेट चल रही है वो टैरिफ्स के मुतालिक है और इसके ग्लोबल इम्प्लिकेशंस क्या हैं, दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक पे इसके इम्पैक्ट्स क्या होने वाले हैं, इस हवाले से बहस चल रही है। वो ट्रंप ने तो अपना डिसीजन जो था वो 90 डेज़ के लिए मुख्तलिफ ममालिक से पे जो टैरिफ आयद करने का था वो रोक दिया 90 डेज़ के लिए। लेकिन चाइना के साथ जो एक टसल चल रही है वो बड़ी अहम है, वो एक बड़ी अहम डायमेंशन निकलती है इस सिलसिले में। तो इस हवाले से मैंने प्लान ये किया, क्योंकि चाइना की जो एग्रेसिव पॉलिसी है, यानी कि 145% का जो टैरिफ आयद किया गया यूएसए की तरफ से, तो बदले में 125% का चाइना की तरफ से भी आयद कर दिया गया। यानी कि पहले हमने देखा तारीख़ में कि चाइना डिफेंडिंग पॉलिसी के तहत बड़ा न्यूट्रल सा चलता आ रहा है। तो अब की बार ये जो एग्रेसिव पॉलिसी है, इस हवाले से देखना ये ज़रूरी है कि दरअसल चाइना जो 1978 तक जिसकी कोई ख़ास सिग्निफिकेंस नहीं थी दुनिया में, वो अगर आज सेकंड लार्जेस्ट इकॉनमी बना है तो उसने कौन से ऐसे डिसीजंस किए हैं या कौन से ऐसे आइडियाज़ को लेके आया या कौन से ऐसे फुट स्टेप्स को उसने अडॉप्ट किया कि वो इतनी बुलंदी तक पहुंच गया, और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, ख़ास तौर पे इन चीज़ों को डिस्कस करके। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है इसमें कि चाइना जब 1978 में माओ जेडोंग 1976 में उनकी डेथ हुई, तब तक चाइना कल्चरल रेवोल्यूशन के असरात और वो सारी चीज़ें अगर हम देखें तो उसमें चाइना बहुत क्राइसिस में हमें नज़र आता है। लेकिन 1978 के बाद जब पॉलिसीज़ चेंज होती हैं और सोशलिस्ट मार्केट इकॉनमी वाला व्यू आता है, जिसमें एक बहुत बड़ा किरदार हम देखते हैं कि डेंग याओपिंग का है, उसके बाद हम ये देखते हैं कि जब सोशलिस्ट मार्केट पॉलिसी आती है उसके बाद चाइना जो है उसकी इकॉनमी एक्सपैंड करना शुरू होती है। मिसाल के तौर पे चाइना ने किन खास चीज़ों पे काम करते हुए जो है ये सिग्निफिकेंस हासिल की, उसमें मार्केट ओरिएंटेड जो है रिफॉर्म्स चाइना लेके आया। उसके बाद हम देखते हैं कि एक्सपोर्ट ड्रिवन इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ चाइना आया। उसके बाद फॉरेन इन्वेस्टमेंट को चाइना ने अट्रैक्ट किया। उसके बाद स्टेट गाइडेड इकोनॉमिक प्लानिंग जो थी उसके तहत वो चला और उसने जो है दुनिया में एक अपना मकाम पैदा किया। अब इसमें अगर बात कर लें ख़ास तौर पे इस हवाले से कि चाइना इतनी बड़ी इकॉनमी बन गया, सबसे पहले हम देखते हैं कि कुछ अर्सा पहले तक चाइना रॉ मटेरियल्स को एक्सपोर्ट करता था, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि वो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स को, मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करना उसने शुरू कर दिया। और ये एक बड़ा अहम स्टेप है कि जो मुल्क सिर्फ रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट कर रहा है और वो एक वक्त आता है कि वो इतनी दुनिया में जो एक मेजर पोर्शन है वो उसकी एक्सपोर्ट्स का है और वो भी मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स का है। तो इस हवाले से हम देखते हैं कि हमें दुनिया के बहुत से ममालिक में चाइना की प्रोडक्ट्स जाती नज़र आती हैं, मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स हमें मिलती हैं जिसमें मेड इन चाइना लिखा होता है। तो इसकी क्या रीज़न है? उसकी एक रीज़न ये है कि चाइना में एक तो लेबर बहुत ज़्यादा है, चाइना बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ आया, उसने बहुत ज़्यादा जो है वो इकोनॉमिक जोन्स बनाए जिसमें बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन के थ्रू प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर हुए। इन सब चीज़ों को हम डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं आपको ये बताता चलूँ कि जो मेड इन चाइना वाला कॉन्सेप्ट है वो एक डेली यूज़ की छोटी सी प्रोडक्ट से लेके इंडस्ट्रियल पार्ट्स तक, इवन असेंबलीज जो हैं फ़्लाइट्स की, वो तक चाइना आपको जो है वो मैन्युफैक्चर करके एक्सपोर्ट कर रहा है दुनिया में। तो इसका कॉन्सेप्ट जो है सोशल मार्केट इकॉनमी जब इम्प्लीमेंट हुई 1978 में, उसके बाद से चाइना ने जो है वो उरूज पकड़ना शुरू किया। अब जो ये सोशलिस्ट मार्केट इकॉनमी थी, इसका कॉन्सेप्ट क्या था या इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि दरअसल इस कॉन्सेप्ट के तहत हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वेल्थ को, और जो रिच और पुअर का गैप है हम उसको नैरो डाउन करते होते हैं। तो सोशलिज्म का कॉन्सेप्ट है, थ्योरी है बाकायदा, आप यकीन वाकिफ़ होंगे, अगर नहीं है तो आप इसको पढ़ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा हम इस पर एक अलग से वीडियो रिकॉर्ड कर दें। फिर हम देखते हैं कि 1978 में जो चाइना का जीडीपी था, पर कैपिटा जो जीडीपी था, वो $227 हमें नज़र आता है। लेकिन आज का अगर करंट चाइना का जो पर कैपिटा जीडीपी रेट है, अगर हम वो देखते हैं, वो 12,175 नज़र आता है। यानी कि इतना मैसिव फ़र्क है ये 1978 और आज की चाइना की जीडीपी में। अब 1978 की बात करें तो उस वक्त का जो चाइना का जीडीपी है, यानी कि $227 जो है पर कैपिटा जीडीपी, ये यूएस का यानी कि 14वां हम उसे कह सकते हैं, 1/14 हम उसे कह सकते हैं, 14वां हिस्सा है, ठीक है, 1978 का अगर तकाबुल किया जाए 1978 के हवाले से। इसी तरह अगर ब्राज़ील के साथ 1978 में चाइना का कंपैरिजन किया जाए तो उस वक्त ये जीडीपी जो था ये 10वां हिस्सा था ब्राज़ील के पर कैपिटा जीडीपी के हवाले से। 97% पीपल जो थे रूरल एरियाज़ के चाइना के, वो हमें नज़र आता है उस दौर में उनको पुअर एक्सेस थी एजुकेशन की, हेल्थ केयर की, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे हमें नज़र नहीं आता। 1978 की बात कर रहा हूँ। उसके बाद फिर हम जब 1979 में आते हैं, हमें
ये सारी चीज़ें इस हवाले से थोड़ी सी बेहतर होती नज़र आती हैं। जब 1978 में डेंग याओपिंग ने चाइना की कमांड संभाली तो उन्होंने बहुत सी इम्पॉर्टेंट पॉलिसीज़ जो थी उनको जो है वो लॉन्च किया। बहुत सी ऐसी इम्पॉर्टेंट पॉलिसीज़ थी उनको वो चाइना में लेके आए। जो माओ ज़ेडोंग थे उनका जो था वो एक कमांड इकॉनमी वाला स्टाइल था। वो एक रूलर थे, वो एक उनके दौर में जो इकॉनमी मैनेज होती थी वो सेंट्रल प्लानिंग के तहत होती थी। लेकिन तमाम की तमाम जो की आप कह सकते हैं कि जो एंटरप्राइजेस थी या जो कॉरपोरेशंस थी स्टेट ऑन करती थी। यानी कि अब चेंज क्या आया कि जब 1988 में ओपन डोर इकोनॉमिक सिस्टम को इम्प्लीमेंट किया गया तो उससे क्या हुआ कि जो मार्केट ओरिएंटेड रिफॉर्म्स हैं वो आए। उससे क्या हुआ कि हमने जो मुल्क था यानी कि चाइना, उसको फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए ओपन कर दिया। यानी कि उसमें लोग बाहर के ममालिक से आके फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट कर सकते थे। अब इससे क्या हुआ कि जो चाइना का एग्रीकल्चर था उसमें एक बूम आया, उसकी प्रोडक्टिविटी एनहांस होनी शुरू हुई और इससे क्या हुआ कि ऑलमोस्ट 800 मिलियन पीपल जो थे चाइना के, उनको पॉवर्टी लाइन से हमने ऊपर कर लिया। यानी कि चाइना की इस इकोनॉमिक स्ट्रक्चर की वजह से 800 मिलियन पीपल तकरीबन जो थे वो पॉवर्टी लाइन से अबव आ गए। उसके अलावा एक्सट्रीम पॉवर्टी जो थी चाइना से वो हमें ख़त्म होती नज़र आती है जब हमने ओपन डोर इकोनॉमिक सिस्टम की पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया। अब इसके बाद हम देखते हैं कि एक सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट हमें एजुकेशन में नज़र आती है, हमें सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट हेल्थ केयर में और डिफरेंट अदर सेक्टर्स में थ्रू आउट द कंट्री हमें ये नज़र आती है। अब एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे डिस्कस करना और ये आपका समझना बहुत ज़रूरी है कि हम जो आज मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं कि इतनी बड़ी तादाद में जो मैन्युफैक्चर्ड चीज़ें होती हैं चाइना में, उसका दरअसल एक अहम और कोर हिस्सा जो है वो वहाँ की लेबर है। अब चाइना की लेबर मार्केट बहुत बड़ी है। चाइना में रॉ मटेरियल्स की अवेलेबिलिटी भी है, चाइना में लेबर मार्केट बहुत ज़्यादा है, चाइना में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत कम है। ये सारी चीज़ें जो है वहाँ की कामयाबी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, उनको बहरहाल नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। अब पिछले 3 दहाइयों में हमें नज़र आता है कि जितनी भी चाइना ने तरक्की की है उसमें एक बैकबोन का किरदार जो है वो उसकी लेबर जो है लेबर मार्केट उसने अदा किया। यानी कि वो एक लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बना, वो एक लार्जेस्ट इंपोर्टर हम उसे कहते हैं, लार्जेस्ट एक्सपोर्टर हम उसे कहते हैं। और इसका आप ये भी देख लीजिए कि जो सबसे ज़्यादा फॉरेन रिज़र्व्स हैं 3.24 ट्रिलियन डॉलर्स के जो फॉरेन रिज़र्व्स हैं वो चाइना के हैं दुनिया में इस वक्त। इसी तरह जो है वो एक इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग पार्टनर है यूएसए का और मेन सोर्स ऑफ इंपोर्ट्स एंड थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट्स ऑफ द यूएसए जो हैं वो चाइना डील कर रहा है। इसी तरह हम देखते हैं कि चाइना जो है वो इस वक्त ग्लोबल ई कॉमर्स जो है, ग्लोबल ई कॉमर्स इकॉनमी या ई कॉमर्स मार्केट हम कह सकते हैं, उसको भी डोमिनेट कर रहा है। किस तरह डोमिनेट कर रहा है? 19.5 ट्रिलियन यानी कि चाइनीज़ युआन जो है 19.5 ट्रिलियन चाइनीज़ युआन, ये उसकी वर्थ है चाइना की, जिसकी वजह से वो ग्लोबल ई कॉमर्स को जो है वो डोमिनेट कर रहा है। अब कौन से ऐसे मेजर्स थे, हमने ये डिस्कस करना है कि जिनकी वजह से चाइना जो है वो इस तरह से बुलंदियों का सफ़र तय करते हुए आया। अब माओ की जब कल्चरल रेवोल्यूशन थी, आप में से बहुत से लोग कल्चरल रेवोल्यूशन से वाकिफ़ होंगे, अगर नहीं है तो यकीनन आप कमेंट्स कर दीजिएगा तो हम इंशाल्लाह एक सेपरेट वीडियो इस पर भी रिकॉर्ड कर लेंगे। माओ की जो कल्चरल रेवोल्यूशन थी, अब उससे क्या हुआ कि उसने चाइना को बहुत से क्राइसिस में डाल दिया, उसने चाइना को बहुत बैकवर्ड कर दिया। उसकी बहुत सी रीजंस थी, अब अगर डिस्कस की तो वो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो इसलिए फ़िलहाल यही समझ लीजिए कि माओ की जो कल्चरल रेवोल्यूशन थी उस ज़माने में चाइना बहुत बैकवर्ड चला गया था। फिर उसके बाद जब 1978 में डेंग याओपिंग आए और उनका रूल स्टार्ट हुआ तो उससे क्या हुआ कि उन्होंने सोशलिज्म विद चाइनीज़ कैरेक्टरिस्टिक्स, इस तरह का एक मॉडल जो है वो दुनिया के सामने रखा, दुनिया के सामने लॉन्च किया। अब उसका कंसंट्रेशन उसका क्या था, वो टोटली कंसंट्रेट कर रहा था एग्रीकल्चर पे, वो कंसंट्रेट कर रहा था इंडस्ट्री पे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे और डिफेंस पे। ये 4 चीज़ें थी जिस पे जो है प्राइमरीली ये इनका जो मोटिव था वो कंसंट्रेट करता था। इसके बाद जब हम आगे आते हैं तो हमने देखा कि चाइनीज़ जो एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स हैं, यानी कि किस तरह रिफॉर्म्स किए गए कि फार्मर्स को लैंड्स दी गई, ठीक है, और उन्हें कहा गया कि आप इस पे कल्टीवेट करो,
ठीक है, यानी कि वो उस पर काश्तकारी करते और उनको एक टारगेट दिया जाता कि आपने इतनी जो प्रोड्यूस है वो स्टेट को देनी है, बाकी जो ऊपर की होगी या उससे ज़्यादा अगर प्रोडक्शन होती है तो वो आपकी होगी, आप चाहे उसे खुद रखें, चाहे स्टोर करें, चाहे उसे बेचें, वो आपकी होगी। यानी कि एक टारगेट दिया जाता कि इतनी आपने प्रोड्यूस करके स्टेट को देनी है। अब इसका नतीजा क्या हुआ कि एग्रीकल्चर इंडस्ट्री जो थी उसमें राइज आना शुरू हुआ, यानी कि 1978 से 1984 के दरमियान 5.62% का जो है इंक्रीज़ हमें आता हुआ नज़र आता है चाइना की एग्रीकल्चर इंडस्ट्री के अंदर। इसी तरह फिर हम देखते हैं कि 1983 से 1985 के दरमियान टाउनशिप गवर्नेंस वहाँ पे इस्टेब्लिश हुई। अब उसके तहत क्या था, हाउस होल्ड फार्मिंग, गवर्नमेंटल सपोर्ट और मार्केट फोर्सेस को इम्प्रूव किया गया। इससे लिविंग कंडीशंस जो थी वो इन्हांस हुई और वो रूरल एरियाज़ में ख़ास तौर पे जो है जो लिविंग फैसिलिटीज़ हैं उनको इम्प्रूव किया गया। अब 2010 की बात अगर करें, इसका कंपैरेटिवली थोड़ी सी मैंने चीज़ों को इसलिए लिखा है ताकि समझने में आसानी हो। अगर 2010 की बात करें तो चाइना उस वक्त तक 2010 तक 97% जो था वो सेल्फ सफिशिएंट था अपने फूड के मामले में। इवन उसमें आप जो है ये जो प्रोसेस्ड फूड होता है ये भी शामिल कर लीजिए तो 97% तक चाइना जो था वो ख़ुद मुख्तार था अपनी फूड्स की प्रोडक्शन के हवाले से। अब इसमें चंद चीज़ें जो बड़ी इंपॉर्टेंट ये थी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स का जो आइडिया था वो ये टर्म हमने आजकल ये बेल्ट रोड इनिशिएटिव जो है BRI और ये जो CPEC चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, इस तनाजुर में भी ये SEZs की जो हमने टर्म है सुनी है स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स की। ये 1978 में जब डेंग याओपिंग आए तो उन्होंने ये 1979 में मुख्तलिफ़ मकामात पे उन्होंने ये जो इकोनॉमिक जोन्स हैं उनको क्रिएट करने का एक प्लान किया। और उनको किस तरह से उन्होंने किया, उन्होंने 4 स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स जो थे वो क्रिएट किए। कहाँ किए, हांगकांग, ताइवान और मकाओ के नज़दीक उन्होंने अपने 4 स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स जो थे उनको स्टार्ट में 1978 में उन्होंने वहाँ पे उनकी बुनियाद रखी। और उससे क्या हुआ कि स्टार्ट में तो वो थोड़ा सा फेलियर में गया। उसकी रीज़न ये थी कि स्टार्ट में तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट भी नहीं थी, जो रीजनल सेल्स थी और जो कंपैरेटिवली लो लेवल्स ऑफ एक्सपोर्ट और जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट थी, इन तमाम चीज़ों की वजह से, इन तमाम चीज़ों की अदम दस्तयाबी या कमी की वजह से आप कह लीजिए कि वो थोड़ा सा मंदी का शिकार था। लेकिन अब आज की अगर बात करूँ तो उन इकोनॉमिक जोन्स में से एक की जो है एक्सपोर्ट्स मैं आपको बता देता हूँ, वो एक्सपोर्ट्स तकरीबन 1.85 बिलियन डॉलर की है। 1980 में वो 11 मिलियन डॉलर की थी और आज वो 1.85 बिलियन डॉलर्स की एक्सपोर्ट वहाँ से हो रही हैं। इसी तरह हम बात करते हैं तो हाई टेक प्रोडक्ट्स जो हैं उनके डेवलपमेंट, कंप्यूटर्स की, इंटीग्रेटेड सर्किट्स की, इसके अलावा इनोवेटिव मटेरियल्स की, मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी की, मेडिसिन की, ये तमाम जो हमें एक्सपोर्ट्स या प्रोडक्शन नज़र आती हैं इसमें जो है स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स का बहुत बड़ा किरदार है चाइना में। इसके बाद हम देखते हैं कि चाइना की तारीख़ में ये चीज़ बड़ी अहम है कि उसने जो जिन चीज़ों को प्रायोरिटी दी वो बड़ी कोर चीज़ें थीं। जैसे मैंने पहले बात की 4 चीज़ों की, जिसमें ख़ास तौर पे उनका एग्रीकल्चर था, उनका डिफेंस था, उनका वो टेक का मैंने आगे बताया आप लोगों को। तो वो जो उसने जब भी इम्पोर्टेंस दी है वो अपनी कोर चीज़ों को दी। अब 6 मज़ीद ऐसी चीज़ें थीं जिनको चाइना ने बहुत अहमियत दी अपनी स्टेबिलिटी के लिए, अपनी जो है आप कह सकते हैं कि तरक्की की राहें उस्तवार करने के लिए। यानी कि उन 6 चीज़ों में क्या था, उनमें स्टील एक थी और इसके अलावा पेट्रोकेमिकल्स हमें मिलते हैं, इसके अलावा टेलीकम्युनिकेशंस मिलती है, इसके अलावा पावर प्लांट इक्विपमेंट हमें नज़र आते हैं, इसके अलावा ऑटोज़ का जो है एक बड़ा पोर्शन हमें नज़र आता है, इसके अलावा होम इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेस हमें नज़र आती हैं। इनको यानी कि चाइना ने बहुत ख़ास तवज्जो दी और इस पर बहुत ज़्यादा काम किया। अब जब चाइनीज़ एक्सपोर्ट्स की हम बात करते हैं तो ये 1975 में जो डेवलपिंग कंट्रीज़ से चाइनीज़ एक्सपोर्ट्स थी वो तकरीबन 6.4% थी 1975 में। लेकिन जब हम 1987 की बात करते हैं तो ये बढ़कर 11.3% तक पहुंच चुकी थी। अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं, अगर 1987 को ही देख लें, यानी कि जब ये 11.3% पे थी, तब चाइना जो था ये 3rd लार्जेस्ट एक्सपोर्टर था, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स का 3rd लार्जेस्ट एक्सपोर्टर था डेवलपिंग कंट्रीज़ में, ठीक है, जिसमें टॉप पे ताइवान और कोरिया थे, उसके बाद जो था 3rd पे चाइना हमें नज़र आता है।
एक्सपोर्टर्स में। इसी तरह जब हम 1988 में देखते हैं अप्रैल की ये मैं आपको फिगर्स बता रहा हूँ, चाइना ने 310,570 फॉरेन इन्वेस्टमेंट बिजनेसेस को उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट किए और उससे क्या हुआ कि इसने $534.7 बिलियन का जो रेवेन्यू था वो ड्रॉ किया। उसके बाद क्या हुआ कि जो 1997 में टोटल वैल्यूज़ चाइनीज़ एक्सपोर्ट्स की थी वो पहुंच गई 182.7 बिलियन पे। ये एक बहुत, यानी कि हमें नज़र आ रहा है कि चाइना किस तरह से सिग्निफिकेंटली वो एक्सपोर्टर, एक बड़ा एक्सपोर्टर बनता जा रहा है और फिर रॉ मटेरियल्स के बाद ये मैन्युफैक्चर्ड गुड्स का एक्सपोर्टर बन रहा है। जो मैं अब ये आपको अभी मैंने जो 182.7 बिलियन डॉलर की बात की, ये मैन्युफैक्चर्ड जो गुड्स हैं, ये मैन्युफैक्चर्ड गुड्स की बात कर रहा हूँ मैं। इसके बाद फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो उसने इसको मल्टीनेशनल एंटरप्राइजेस के हवाले से इसमें बड़ी प्रोग्रेस आई और इसमें यानी कि हम ये कह सकते हैं कि इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले किया इसने ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी में, इसमें नेट कैपिटल एक्यूमुलेशन में, इसमें वोकेशनल ट्रेनिंग में, इसके अलावा इसने फॉरेन ट्रेड में और रैपिड ट्रांजैक्शन फ्रॉम एन ऑब्जेक्टिव इकोनॉमिक प्लान टू अ मार्केट प्लेस इकॉनमी, इसमें एक बड़ा अहम किरदार अदा किया इस हवाले से। अब ये तो यहाँ तक एक चीज़ें बहुत ज़्यादा यानी कि सॉर्ट आउट होती नज़र आ रही हैं कि चाइना दफ्ता रफ्ता बहुत ऊपर बुलंदी की तरफ जा रहा है, लेकिन इसके साथ साथ कुछ मसाइल भी थे। मसाइल क्या थे कि जब ये ट्रांसफॉर्मेशन आ रही थी तो इसमें एक सर्टेन किस्म की डिस्पैरिटीज़ भी क्रिएट होना शुरू हो गई थी, यानी कि कुछ लोग ऐसे थे जो इम्पोर्टेड कार्स को अफोर्ड कर सकते थे, कुछ लोग ऐसे थे जो महंगी स्कूल फ़ीस जो होती हैं, प्राइवेट स्कूल फ़ीस, उनको अफोर्ड कर सकते थे, लेकिन जो वर्कर्स थे वो दरअसल स्ट्रगल कर रहे थे अपने मिनिमल बेनिफिट्स के लिए। यानी कि ये वही सेम चीज़ हमें नज़र आती है कि जिस बिहाफ पे कार्ल मार्क्स ने कम्युनिज़म की आइडियोलॉजी दी थी कि भाई कैपिटलिस्ट माइंडसेट वाला जो ऑनर है वो तो अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज़ करके अमीर से अमीर होता जा रहा है, लेकिन जो वर्कर है मेहनत वो ज़्यादा करता है, लेकिन अल्टीमेटली क्या है, वो अपने मिनिमल बेनिफिट्स के लिए वो सर्वाइव करने के लिए वो हाथ पैर मार रहा है। तो इस तरह से ये बहुत सी चीज़ें चाइना में भी उस वक्त हमें नज़र आनी शुरू हो गई। तो उससे क्या हुआ कि बहुत से सोशल इश्यूज़ जो थे वो साथ साथ फिर वो भी हमें उभरते हुए नज़र आने लग गए, जिसमें हम रैम्पेंट करप्शन हम देख लेते हैं। उसके अलावा हम रूरल टू अर्बन माइग्रेशन देख लेते हैं, यानी कि रूरल एरिया से लोग अर्बन एरियाज़ की तरफ मूव करना शुरू हो गए कि अर्बन में जो है अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा होती हैं। इसके अलावा हम डिटेरियोरेटिंग लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को हम वहाँ पे देख रहे हैं इस दौरान। तो ये सारी चीज़ें, सोशल इवल्स भी वहाँ पे हमें सोशल इश्यूज़ भी उभरते हुए नज़र आ रहे हैं। अब इस दौरान क्या हुआ कि जो सोशलिस्ट पार्टी थी उसके अपने जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे और जो ब्यूरोक्रेट्स थे यानी कि उस वक्त के चाइना के, वो भी करप्ट होना शुरू हो गए थे। उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, उन्होंने अपनी पोजीशंस को या अपने इख्तियारात को एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया था। यानी कि अब एक फिगर मैं यहाँ पे कोट कर देता हूँ, उसके बाद हम आगे आते हैं कि 1998 में 158,000 सीनियर कम्युनिस्ट पार्टी की जो ऑफिशियल्स थे उनको पनिश किया गया सिर्फ एक साल के अंदर, यानी कि 1998 के अंदर उनको पनिश किया गया। तो इसी तरह फिर हम जब 1990s की बात करते हैं तो वो एक सिग्निफिकेंट, आप कह लीजिए कि ट्रेड ग्रोथ के हवाले से सिग्निफिकेंट ईयर है। इसी तरह फिर जब हम ट्रेड रिफॉर्म्स की बात करते हैं, टैरिफ रिडक्शन की बात करते हैं, डिसमेंटलिंग ऑफ नॉन टैरिफ बैरियर्स की बात करते हैं, ये सब कुछ जो है ये 1990s में हमें देखने को मिलता है चाइना के अंदर। 2003 में जब मशीनरी और ट्रांसपोर्ट के हवाले से, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स में इंक्लूड है, वो चाइना की एक्सपोर्ट्स यानी कि इन प्रोडक्ट्स की मशीनरी और इलेक्ट्रॉनिक्स और ट्रांसपोर्ट की जो एक्सपोर्ट्स हैं चाइना की, वो 41% के करीब हमें नज़र आती हैं, जो कि 1993 में सिर्फ 17% थी। अब आप देख लीजिए 10 साल के अंदर कितना बड़ा जंप लिया, यानी कि डबल से भी ज़्यादा, यानी कि 17% से चाइना 41% पे गया सिर्फ 10 साल के अंदर। इसी तरह हम देखते हैं कि चाइना ने फिर एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप ये भी लिया कि उसने सोशल सिक्योरिटी सिस्टम जो था उसको मॉडिफाई किया 1992 के अंदर। वो किस तरह से उसने किया
उसने इसको इसलिए मॉडिफाई किया कि हर सिटीज़न जो है चाइना का, उसकी ज़िंदगी को बेहतर किया जा सके। उसमें सबसे पहले तो जो था कंपनीज़ जो थी जहाँ पे कोई वर्कर्स या कोई लेबर्स काम कर रहे थे, वो उनके यू कैन से कि जो इंश्योरेंस थी उसको डील करती थी। लेकिन फिर चाइना ने ये किया कि जो लोकल गवर्नमेंट थी उसको ये ड्यूटी सौंप दी कि वो पेंशन्स जो हैं, रिटायरमेंट की पेंशन्स जो होती हैं उनको, मेडिकल केयर को, और किसी की भी हेल्प करने को, यानी कि जब कोई जॉबलेस है उसकी हेल्प करने को, ये 3 जो मेजर ड्यूटीज़ हैं और इम्पॉर्टेंट ड्यूटीज़ हैं, उसने चाइना ने वो अपनी लोकल गवर्नमेंट्स को सौंप दी कि भाई इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। अब इसमें एक और चीज़ इंपॉर्टेंट थी कि चाइना ने 3 तरह के जो थे इंश्योरेंस प्लान भी दिए, जिसमें बेसिक इंश्योरेंस प्लान थी वो सबके लिए था, बेसिक इंश्योरेंस जो होती है। उसके अलावा एक्स्ट्रा इंश्योरेंस प्लान था, वो कंपनीज़ की तरफ से था, अगर कंपनीज़ देना चाहती थी तो वो अपने वर्कर्स को देती थी। एक तीसरा था पर्सनल इंश्योरेंस, जो कि पीपल जो थे, यानी कि चाइना के सिटीजन्स थे, वो खुद बाय करते थे अपने लिए, यानी कि वो काइंड ऑफ यू कैन से कि सेविंग्स अकाउंट था जिसको बाय करते थे और उसमें थोड़ी थोड़ी अपनी से जो अपनी सैलरीज वगैरह में से हिस्सा वो था, अपनी चंक्स जो है उसमें रखते जाते थे, जो उनकी इंश्योरेंस के लिए एट द एंड काम आता था। अब आज के दौर में जो है वो चाइना क्वालिटी एश्योरेंस की तरफ मतलब कि बढ़ रहा है। वो मीडियम या लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए वो ये समझता है कि क्वालिटी एश्योरेंस जो है वो बहुत ज़्यादा है, और हम देखते हैं कि रफ्ता रफ्ता वो सारी चीज़ें भी बढ़ रही हैं, क्योंकि एक बड़ी जद्दोजहद के बाद वो हासिल की है उसने एक सिग्निफिकेंस, अपनी दुनिया में सेकंड लार्जेस्ट इकॉनमी बना है। ज़ाहिर बात है अब वो एक नई प्लानिंग के तहत आगे बढ़ रहा है। इसी तरह अब जो टैरिफ्स वाला मामला है, जो आज की बात हम जो करना चाह रहे थे, इसमें मैंने ख़ास तौर पे बातें ये इसलिए आपके सामने रखी कि आपको अंदाज़ा हो कि एक वक्त था कि जब चाइना का कोई नामो निशान न था, और आज वो दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट इकॉनमी है। और आइंदा देखते हैं अब उसमें किस तरह की वो अपनी पॉलिसीज़ को शिफ्ट करता है, क्योंकि ज़ाहिरी बात है जब अमेरिका की तरफ से इस कदर टैरिफ्स इंपोज कर दिए गए हैं तो ज़ाहिरी बात है चाइना की भी कोई ना कोई पॉलिसीज़ इस हवाले से सामने आ रही होंगी। बल्कि इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि सोयाबीन्स जो थी अमेरिका से लेता था चाइना, सोयाबीन, उसका एक मेजर पोर्शन उसने ब्राज़ील से लेना शुरू कर दिया हुआ है कुछ सालों से। तो वो इस तरह से अपनी जो इंपोर्ट्स हैं जो अमेरिका से करता था, उसने अपनी डिफरेंट ममालिक में उसको शिफ्ट कर दिया हुआ है। तो इस तरह और भी बहुत सी चीज़ें जिनको डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। आइंदा भी हम अगली वीडियोस में भी इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। इस हवाले से एक चीज़ जो ख़ास तौर पे अगली वीडियोस में डिस्कस करने वाली बहुत ज़रूरी है वो यूएस एड के मुतालिक है कि जो थर्ड वर्ल्ड की या डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनके लिए जो यूएस एड लोन फ्राहम करता था उसने वो भी बंद करने का फ़ैसला किया है। इस हवाले से क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं वो भी डिस्कस करेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।